हेलो स्टूडेंट, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल क्लास है उसमें एक बार फिर से हम लोग एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए, आज बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं पहले 24 अप्रैल से अनाउंस था, पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन मे बी मई के फर्स्ट वीक में ये पेपर होगा, है ना। तो उसी पेपर को देखते हुए हम लोग कुछ मॉडल पेपर जो हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में, जैसे ये देखिए मैथ का है मॉडल पेपर, ये ऑफलाइन क्लासेस में होता रहता है। ये भी देखिए मैथमेटिक्स का एक मॉडल पेपर है, ये सोशल साइंस का मॉडल पेपर है। तो हम लोग अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी इस पेपर को इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके का एक मॉडल पेपर है हमारे, है ना, जिसको हम लोग के एक्सपर्ट मिलकर के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाते हैं। और इस बात का दावा भी रहता है कि मोर देन 75% क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर से एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चूँकि 3 घंटे का पेपर है, कितना भी जल्दी करें 2 से ढाई घंटा लग ही जाता है पेपर को सॉल्व करने में। तो इस पेपर को हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। इस पेपर का लिंक और इस पेपर क्वेश्चन आपको नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, बाकी हमारे कोचिंग का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे पर्सनल फेसबुक अकाउंट पर भी इसको शेयर किया गया है। तो आइए इसके सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पेपर में क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं पहले पार्ट में, एक नंबर के। इसके ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं और ये 6 क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर का। आसान सा सवाल होता ज़रूर है, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी रखें तभी सही होगा। बहुविकल्पी प्रश्न जो मैथमेटिक्स में आते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होते हैं। अगर फार्मूले आपको याद हैं, चीज़ों की समझ ठीक ठाक है, तो आप आसानी से क्वेश्चनों को कर लेंगे। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले के 3 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, इन तीनों सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये देखिए मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर आपका क्षेत्रमिति पार्ट 2 है ना, उसमें बेलन से, लंबवृत्तीय बेलन है तो बेलन का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ये कुछ इस तरीके का है ना। इस लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये इसका आधार का पार्ट है और इसका एरिया दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आपको दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके आधार का व्यास होगा, है ना। अगर इस सिलेंडर के हम स्ट्रक्चर को देखें, इसके बेस के स्ट्रक्चर को, तो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, एक वृत्त की तरह होता है। यह पूरा एक वृत्त होता है ना, ठीक। और हम जैसा कि जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के, है ना। यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू √9 आ जाएगा, और √9 को आप कह लेते 3 × 3, यानी कि बाहर में आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी यहाँ से रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर। बट आपको देखिए ध्यान रखिए, यहाँ विकल्प में ऐसे क्वेश्चन हमेशा दिए होते हैं, यहाँ 3 सेंटीमीटर है ना। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, ये आया वृत्त की त्रिज्या, हम जानते हैं आर क्या है, रेडियस है, ठीक। और वृत्त का त्रिज्या क्यों निकाल रहे हैं, देखिए है तो बेलन है, लेकिन बेलन का जो आधार होता है वह एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेंगे। अब देखिए त्रिज्या आ गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिज्या इंटू 2। त्रिज्या है आपका 3 सेंटीमीटर, इंटू 2 कर देंगे 6 सेंटीमीटर, यानी आंसर इज डी। डी क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये बस देखिए थोड़े से, है ना, पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर आपको ये मालूम हो कि बेलन का आधार वृत्त होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ सॉरी, रेडियस जो होगा, रेडियस से आप क्या निकालेंगे फिर, डायमीटर, यानी कि व्यास निकालेंगे, और व्यास क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो ये मेंसुरेशन चैप्टर से था। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा, है ना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे tan 30 की वैल्यू को पुट कर देना है ना। तो आप जिस तरीके से जानते हैं साइन, कॉस, tan, इन सब की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, है ना। इसके बाद इनका जो पूरक होता है, जैसे यहाँ फिर आ जाता है आपका कॉट,
सेक एंड कोसेक, है ना। फिर साइन 0 का मान सबके लिए हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। फिर साइन 30 अंश का मान, तो देखिए जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और टेन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन अपॉन कॉस होता है, तो 1/2 अपॉन, देखिए 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे, या ये 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 मिलेगा आपको, है ना। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। अब इसको यहाँ पर हम लोग पुट करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधे से आपको वैल्यू, अगर वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो 2 tan 30 है ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू अभी भी हमने देखिए यहाँ फाइंड आउट किया 1/√3। आपको याद हो तो डायरेक्टली आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, है ना, यानी 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आपको मिल जाएगा 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। ये देखिए फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको 2/√3, नीचे 3 बन जा, 3 प्लस 1 यानी कि 4/3 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/4, 2 2 जा 4, और देखिए √3 से 3 को भाग में कितनी बार जाएगा, √3, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया √3/2। अब आप विकल्प पर देखिए, है ना, क्योंकि विकल्प में √3/2 तो डायरेक्टली दिया नहीं है, विकल्प में क्या दिया है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू अभी हमने आपको बताया क्या होता है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये तो होगा नहीं आपका। कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, √3/2 होती है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इस तरीके से आंसर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस दूसरे क्वेश्चन का, है ना। तो अगर आपको वैल्यू याद है, गुणा भाग करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये देखिए 1 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन को जहाँ से भी आपको करना हो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें, है ना, ठीक। अब देखिए जैसे आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन है ग, ये दिया हुआ है बिंदु -2 6, है ना। तो ऐसे आप देखिए ये वैल्यू x की, ये y की, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ठीक। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट बेटा -2 6, है ना, और दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -2 10। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। यानी ये जो बटेगा m1 m2, ये 1:1 की रेशियो में बटेगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि मध्य बिंदु निर्देशांक के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाती है, x1 प्लस x2/2। इसी तरह y की वैल्यू क्या आ जाती है, y1 प्लस y2/2, है ना। ये फॉर्मूला उसी से आता है m2x1 प्लस m1x2/2। यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है आपका m2y1 प्लस m1y2, है ना, m1 प्लस m2, चूँकि m1 और m2 यहाँ दोनों की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है ना। जैसे क्वेश्चन कह देता है मध्य बिंदु, यानी कि यह और यह पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। इन दोनों की वैल्यू को हम 1 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए देखिए यहाँ नीचे /2 आ जाता है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए आपकी वैल्यू होगी x1 y1, और ये वैल्यू आपकी होगी x2 y2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। देखिए x1 प्लस x2 यानी कि -2 प्लस x2 भी क्या है आपका -2/2। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 यानी कि 6 प्लस y2 क्या है 10/2। अब देखिए -2 कितना हो जाएगा, -4/2, और यहाँ से आपका आ जाएगा ये 16/2। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -2 और ये 8, यानी -2 और 8, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे, है ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 3 चैप्टर के क्वेश्चन को भी आपने देखा। पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन से, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से, और तीसरा क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को हम लोग राइट डाउन करके सॉल्व करते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी 3 क्वेश्चन थे बहुविकल्पी में, उसको देखते हैं। ग तक हम लोगों ने कर लिया था। घ में दिया कि संख्याओं 616 और 32 का HCF पूछा आपसे, है ना। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसा, है ना, महत्तम समापवर्त क्या होता है, ठीक। इसी को इंग्लिश में HCF बोला जाता है।
तो HCF भी देखिए आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन है जो रियल नंबर चैप्टर है ना। यहाँ पर HCF निकालने के लिए जो भी दो संख्या दी हुई उनका पहले आप क्या करें, उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको लिखना है। किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 616 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। तो 2 3 6, 2 0 0, 2 8 16, 308 है। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, ये भी कट जाएगा 2 से। 2 7 14 और 2 7 14। अब आगे आपका 77, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, इसलिए कटेगा 7 से। 7 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसी प्रकार से 11 आ गया। 11 से कटेगा एक अभाज्य संख्या और 1, है ना। इस प्रकार से 616 को हम इन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में राइट डाउन कर सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं 616 बराबर 2 पे घाते 3 गुणे 7 पे घाते 1 गुणे 11 पर घाते 1। इसी प्रकार से हम 32 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1, है ना। इस तरीके से आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी 32 होने देते हैं। 32 बराबर 2 पे घाते 5, है ना। अब यहाँ से मौसम निकालने के लिए हम सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं। तो उभयनिष्ठ देखिए क्या है, 2 है, ठीक। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसकी न्यूनतम घात को हम लेते हैं, है ना। मौसम बराबर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों में न्यूनतम घात, है ना। तो न्यूनतम घात क्या है? 2 पर घात 3, है ना। और 2 पे घात को आप ले सकते 3 को लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार से 616 और 32 का जो मौसम होगा उसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी कि 8 हो जाएगा, है ना 19,712 है, ना 616 है, ना 32 है, क्या है 8 है ना। बाकी आप जितनी विधि जानते हैं उतनी विधि से आप मौसम निकाल सकते हैं। सबसे आसान जो आपके इसमें दिया हुआ, बाकी आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी हम मौसम निकाल सकते हैं, है ना। तो आप फ्री हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं करना है ना। तो आप इस तरह से इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला सवाल है 5वां अंग, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाले परिमेय संख्याएं होंगी, है ना। यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं आपको, इनमें से कौन ऐसा जो क्या है शांत दशमलव संख्या में हम जिसको व्यक्त कर सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक। यदि अगर कोई भिन्न संख्या दी हुई हो, है ना, तो उसमें उसका जो हर है, भिन्न में आप जानते हैं ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, हर को हम यदि 2 पे घात n और इंटू 5 पे घात m के रूप में लिख लें, 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप में लिख लें, तो वह संख्या जो होगी वो क्या होगी, शांत, है ना, दशमलव संख्या होगी। वह परिमेय संख्या कैसी होगी, शांत दशमलव संख्या होगी, है ना। यानी उसके हर से उसके जब अंश में हम भाग देंगे तो वह दशमलव के कुछ स्थान में जा करके पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, यानी शांत दशमलव संख्या मिलेगी। लेकिन ये कंडीशन आपका होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखिए जैसे पहला ऑप्शन दिया है आपको, ये ऑप्शन नहीं करेंगे आप 210। तो 210 का जब अगर आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए ये हो गया 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य 2 5 10, है ना। फिर 105 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 और ये 2 से कटेगा ही नहीं, है ना। 3 से कट जाएगा तो 3 त्रिक के 9, 3 5 15, फिर 35 है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7, यानी 210 में आप देखिए 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है ना। तो इस प्रकार से इसको हम 2 पे घात n और 5 पे पावर m के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 3 और 7 भी आ रहे हैं साथ में, है ना। तो इस वजह से ये तो नहीं होगा आपका पहला। दूसरा देखिए यहाँ पे खुद ही गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या है 7 पर घाते 5 है ना। 7 पर घाते क्या है 5 है। अगर 7 के घाते 5 है तो a इसमें एक्स्ट्रा है ना। तो इस वजह से यह भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए क्या लिखा है 13/3125। आप ध्यान रखेंगे शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसकी जांच करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ
हर पर ध्यान देना है और हर को हम 2 पे घात n इंटू 5 घात m के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं। यदि हम इस रूप में उसे लिख पा रहे हैं जहाँ पर n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और m की वैल्यू भी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइए 3125 का गुणनखंड हम करते हैं। 3125, ठीक। यहाँ देखिए इकाई के स्थान में 5 है तो ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी, है ना। 5 2 7, 1 8 3 11, इनका योग 11 और 3 से भी नहीं कटेगी। यहाँ पर 5 है तो ये संख्या 5 से कट सकती है ना। तो ये 5 से भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 5 छक्का 30, 1 बच गया, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25, 625 आ गया। 625 भी आपका 5 से ही कटेगा, ठीक। कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर इसको 5 से आप भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 5 से भाग देंगे, 5 बचे 25, फिर 5 से 1, है ना। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5, यानी कि आप लिख सकते हैं 3125 बराबर 5 पे घात 5, है ना। यानी 13 बटा 3125 को हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 13 बटा 2 पे घात, देखिए 2 का इसमें कोई घात नहीं मिला तो 2 पे घात 0 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 5 पे घात 5 लिख सकते हैं, जो 3125 है उसको, है ना, यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसे जो है 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप में लिख पा रहे हैं। तो यह जो ऐसी परिमेय संख्या है 13 बटा 3125, जो कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। यानी 3125 में अगर मतलब 13 में आप अगर इस संख्या से भाग देंगे तो वह आपको क्या होगा, एक शांत दशमलव संख्या के रूप में मिल जाएगा, टर्मिनेटिंग मिल जाएगा, ठीक। तो ये तरीका होता है इसको लिखने का। 17 खुद में एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड कुछ होगा नहीं तो यह भी नहीं होगा, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, है ना। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ और इसका विविक्त कर आपसे पूछा गया है ना। यहाँ पर आप पॉज करके नोट कर लेंगे। हम देखिए इसमें दिया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर, है ना। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है इसकी तुलना हम आदर्श द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेते हैं। इस तरीके से हमें a बराबर यहाँ पर मिलता है क्या, 2, b बराबर मिलता है बेटा -4 और c बराबर आपको मिलता है 3, है ना। विविधकर का फार्मूला होता है, हम जानते हैं विविधकर को हम d से शो करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और d का मान आप निकाल लेंगे। तो देखिए b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा 2 और c की जगह 3, -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए -4 दूना 8 त्रिके 24 और 16 में 24 घटाएंगे कितना जाएगा, -8, है ना। आंसर इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, है ना। इस तरीके से आप तीनों बहुविकल्पी क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। आइए देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है बेटा, एक गुणनखंड विधि से, है ना। मतलब जैसे इसमें 4 क्वेश्चन आपका आते हैं, है ना। ये जानते हैं कि आप ये अति लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के, है ना। 4 प्रश्न आपको दिए गए होते हैं और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं फार्मूला बेस ही होते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन में आपको दिया है गुणनखंड विधि से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है, रूट फाइंड आउट करना है ना। किस मेथड से फाइंड आउट करना है, गुणनखंड विधि से, यानी आपको वैल्यू ऑफ द x फाइंड आउट करना है। और किस मेथड से फाइंड आउट करना है, गुणनखंड विधि से, है ना। आइए देखते हैं गुणनखंड करने के लिए। क्लास 9 में भी आपने ऐसे गुणनखंड किए होंगे, मूल न ज्ञात किया अलग बात है, लेकिन गुणनखंड तो आप करते ही हैं। और दोनों जो गुणनखंड होते हैं वही इसके मूल कहलाते हैं। यहाँ आप देखें दिया है आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, है ना। यहाँ पर देखिए इसमें इस समीकरण में अचर पद आपका क्या है, 6 है। अचर पद क्या है आपका, 6 है। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर जो है इसका गुणांक क्या है, 2 है। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 का हम 6 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 6 हमें मिल जाएगा यहाँ पर 12, है ना। 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 होगा, है ना। और अगर इस 12 का हम गुणनखंड करें तो हमें मिलेगा, तो देखिए अब 12 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि उन दोनों गुणनखंडों को आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें क्या है, ये जो बीच वाला पद है x, इसका गुणांक यानी कि 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 12 गुणनखंड यदि हम करें तो पहला गुणनखंड में क्या मिलेगा, 1 इंटू 12 यानी 1 गुणित 12। अब 12 में यदि आप 1 जोड़ते हैं 13 आता है, 12 में से 1 घटाते हैं तो आपको 11 मिलता है, ठीक। तो यहाँ कुछ ऐसा 1 की जैसा नहीं मिलेगा।
दूसरा अगर गुणनखंड हम लें तो हमें मिलेगा 2 × 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिलेगा, और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तीसरा यदि हम ले तो हमें मिलेगा क्या, 3 × 4। यहाँ देखिए यदि हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमें क्या है, 1 मिलता है ना, जो हमें चाहिए। तो यानी यहाँ पर हम 2x² + x - 6 = 0 की जगह 2x² प्लस इन ब्रैकेट 4 - 3x - 6 = 0 राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x² प्लस 4x - 3x - 6 = 0। ठीक, आइए अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जो चीज़ें उभयनिष्ठ हैं दोनों पदों में, देखिए यहाँ से इसको ब्रेक कर लीजिए। इसमें आप देखिए तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4, तो उसमें भी 2 है आपका। x² के रूप में यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यानी आप यहाँ से 2x को कॉमन ले सकते हैं। 2x से 2x² में भाग देंगे तो x आएगा बेटा, प्लस है प्लस लगा दिया हमने, और यहाँ पर आपका 4x में अगर 2x से आप भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या है, 3 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा x + 2 = 0, है ना। अब देखिए यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2, तो यह भी बाहर आ जाएगा, यानी x + 2, यहाँ बच गया आपका 2x - 3, 2x और -3 = 0। अब बारी बारी से इन दोनों पदों को हम 0 के बराबर करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी x + 2 = 0 या x = -2, एक मूल तो हमें यहाँ मिल गया। दूसरा देखिए 2x - 3 = 0 या 2x = 3 या x = 3/2, ये आपको दूसरा मूल प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और देखिए 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, आपने गुणनखंड किया और वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या, जो पहली की संख्या जिसको मूल संख्या के नाम से संबोधित किया गया है, मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। संख्याएं याद कीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चनों में जो कुछ दिया होता है ना, उसको नोट कर लेते हैं, बाकी आप एजम्पशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल में जैसा जैसा दिया वैसा वैसा आप मान लेंगे। दिया है 2 अंकों की एक संख्या जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो आप सबसे पहले इकाई के अंक को एज्यूम कर लें। माना इकाई का अंक बराबर x। ठीक, अगर इकाई का एक अंक आपने x मान लिया तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इकाई के अंक का 2 गुना दहाई का अंक है। तो बेटा क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्नानुसार दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी x × 2 यानी कि 2x हो गया। फिर संख्या क्या होगी, तो आप देखिए यदि 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या को लिखने का जो मेथड होता है, एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। यदि मान लीजिए 1 दहाई का अंक है और 2 इकाई का अंक है, तो संख्या जो 12 लिखी जाती है उसका लिखने का जो बेसिक तरीका वो ऐसा होता है, 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, क्योंकि दहाई के अंक में 10 से गुणा करना ही पड़ता है, तब आपको मिलता है 10 × 10 प्लस 2 = 12, न कि 1 पहले और 2 बाद में लिख करके आप 12 लिखते हैं ना, ये तरीका होता है। यानी यहाँ पर भी संख्या आपका बेटा ऐसा हो जाएगा, 10 × दहाई का अंक 2x प्लस इकाई का अंक x। इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 दूना 20x प्लस x, यहाँ से आपको संख्या मिल जाएगी 21x। ठीक, ये तो आपने पहले ज्ञात कर लिया। फिर क्या करें, संख्या के अंकों को पलट दीजिए। पलटने का मतलब क्या है भाई, इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक, दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक आप ले लीजिए, तो आप संख्या के अंकों को आप क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। चलिए, तो x की जगह यानी इकाई का अंक अब क्या हो गया बेटा आपका 2x और दहाई का अंक आपका हो गया x, तो संख्या क्या होगी, तो 10 × दहाई का अंक x प्लस इकाई का अंक 2x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10x प्लस 2x यानी = 12x। ठीक, पहले संख्या 21x थी, अब संख्या क्या होगी 12x होगी। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो जो प्राप्त संख्या है, यानी ये जो प्राप्त संख्या है, यह 18 कम हो जाती है मूल संख्या से, यानी इस संख्या से 18 कम कर देंगे तब यह संख्या मिलती है। यानी आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार क्या है बेटा, कि मूल संख्या से 21x से 18 कम है कौन, प्राप्त नई संख्या। और नई संख्या को आपने प्राप्त कैसे किया है, संख्या के अंकों को पलट देने पर। ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 75 करके इधर लाएंगे तो 21x, ये देखिए यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12x बराबर, ये -18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18।
21 में से 12 गया बेटा 9x बराबर 18, या x बराबर 18/9, 9 दूना 18। तो इकाई का अंक तो आपको मिल गया 2। x का मान यहाँ रख लेंगे 2x, दिया हुआ दहाई का यानी 2 × 2 4, 4 क्या हो गया आपका दहाई का अंक हो गया। और इस प्रकार से बेटा आपकी संख्या हो जाएगी 4 × 10 + 2 = 42। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी संख्या क्या है 42 है। इन क्वेश्चनों को आप यहीं पे आंसर चेक भी कर सकते हैं। देखिए आपको दिया है क्या 42, अंकों पर लटिए संख्या क्या होगी 24, और 42 देखिए 24 18 कम है कि नहीं, तो जो कंडीशन दिया हुआ है कि 18 कम हो जाती है वो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, यदि 306 तथा 657 का HCF 9 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए, है ना। इससे रिलेटेड देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बेटा, आपका क्या होता है LCM × HCF। अच्छा LCM और HCF क्या है, लॉस और मॉस है और कुछ नहीं, है ना। बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का LCM गुणे दोनों संख्याओं का HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, है ना। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए HCF आपको दिया है, LCM आपसे पूछा है, यानी LCM = आपका हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब दोनों संख्या गुणों में दोनों संख्या क्या है 306 गुणे 657 बटे HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। 9 से आप अगर भाग दीजिए, देखिए कौन कट रहा है, जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, है ना। 657 में ही भाग देते हैं तो 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27। चलिए यही कट जाएगा आपका, ठीक 65 है ना, तो 9 × 7 = 63, है ना, 7 × 9 = 63, ठीक है। 2 बचा और 2 से कितना कट गया 9 × 3 = 27, यानी 73 आ गया। अब 73 का आप क्या करिए 306 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 306 × 73, है ना, ये गुणा करके आप आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो गुणा कर लेंगे आप, नहीं तो आप चलिए गुणा हम कर देते हैं यहाँ पे। 306 × 73, 6 × 3 = 18, 1 3 × 3 = 9, 7 × 6 = 42, और ये 4 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2, है ना। तो ये आपका आ गया 22,338, 22,338, है ना। यह आपका क्या आ गया LCM आ गया, है ना, इन दो संख्याओं का, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। LCM कितना आ गया 22,338। फार्मूला क्या है LCM × HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो भी दो संख्या हैं उनका LCM और उनके HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन में आपको HCF पहले ही दे रखा है 9, है ना, तो LCM आपको फाइंड आउट करना था, तो गुणनफल बटे HCF कर लिया हमने, गुणनफल बटे HCF करके हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जिसमें D समानांतर BC, ये जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको एक जो अनुपात का फॉर्मूला होता है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अगर किसी भी कोई त्रिभुज आपको दिया हुआ है, उसके किसी एक भुजा के समानांतर अगर आप रेखा खींचते हैं जो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद करने के बाद जो भी रेखाखंड मिलेंगे उनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। यानी देखिए जैसे तीसरी भुजा के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया, तो यहाँ से देखिए AD/DB बराबर होगा AE/EC की, और इसी फॉर्मूले का, इसी संबंध का इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि DE समानांतर BC, है ना, DE समानांतर BC है, इसलिए AD/DB, देखिए AD/DB बराबर होगा बेटा आपके AE/EC के, ठीक। और जब ऐसा होगा देखिए AD की वैल्यू कितनी बेटा x, और DB की वैल्यू कितनी x - 2 बराबर AE की वैल्यू x + 2 और ये x - 1, है ना। अब इनको आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x × x - 1 बराबर x + 2 और x - 2, है ना।
अब इनको आप यहाँ पे क्या करिए, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और यहाँ से आपको जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो ये त्रिभुज वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी पहले यही है ना, कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समानांतर, देखिए अगर यहाँ पर इस भुजा के समानांतर अगर कोई ऐसे रेखा खींची गई होती है ना, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है ना, ठीक। या फिर अगर आप तीसरी भुजा इसको लेना चाहें, इसके समानांतर कोई ऐसे रेखा खींची गई है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, यह था D समानांतर है BC के, तो यह अनुपात मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पॉज करें वीडियो को, आप आंसर नोट कर लें। देखिए सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन, यह भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप का होता है, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, है ना। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिया, 2 × 4 = 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन से आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में भी आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें भी कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलता। ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े क्वेश्चन मिलता है जो 6 नंबर क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया हुआ है यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये पहला एक क, फिर एक ख है, ग को यहाँ स्पेस में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और लास्ट में आपका घ। ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक एक करके। आइए सबसे पहले आपको दिया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8 1 k - 4 और 2 - 5 क्या है, समरेखी हैं। समरेखी इन द सेंस ये है कि जैसे ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में, यानी तीनों बिंदुओं को अगर आप मिलाएं आपस में तो आपको एक रेखा प्राप्त हो, ठीक। तो इसके लिए हम जो यहाँ पर तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिभुज कैसे होता है, अगर ये 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो हमें ट्रायंगल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इस बिंदु को हम यहाँ से उठा करके इसी पर ला करके रख दें तो ये ट्रायंगल हमें ना मिल करके एक लाइन मिलेगा, है ना। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसको इसी पे ला के रख दिया हमने इन तीनों बिंदुओं को इस प्रकार से, यानी यदि ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। तो यह तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, समरेखी हो जाएंगे, है ना। तो आइए इन 3 बिंदुओं के निर्देशांकों से बनने वाले जो त्रिभुज है उसका एरिया को हम 0 रख करके k का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं, जब 3 निर्देशांक दिए होते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका जो फॉर्मूला बनता है 1/2 बड़े कोष्ठक में x1 y2 - y3, ठीक। फिर आपका प्लस, अब देखिए इसके बाद क्या था, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये ब्रैकेट क्लोज, है ना। और संरेखी होने के लिए जो कंडीशन उसके अनुसार ये क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से यदि हम x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, है ना, सबका मान रखें तो उसके लिए देखिए क्या है, ये वैल्यू आपका ये हो गया x1 y1, यह x2 y2 और यह आपका x3 y3। इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए 1/2 इधर जाएगा तो 0 में 2 का गुणा हुआ तो 0 ही आएगा, बाकी जो बचा उसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x1 का मान यहाँ से कितना हो गया 8, y2 - y3, y2 कितना आपका -4, माइनस y3 का मान कितना है -5, यानी माइनस माइनस है +5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए माइनस है, ये भी माइनस 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 प्लस, ठीक। फिर प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपकी k है, चलिए रहने दीजिए इसको k। y3 का मान कितना है -5 और माइनस y1 का मान 1, तो ये इस तरीके से हो गया। फिर प्लस x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा 2 है। y1 आपका कितना है 1 माइनस y2 देखिए कितना है -4, यानी माइनस माइनस से +4 बराबर 0। ये देखिए 8 इंटू -4 + 5, यानी 5 में से 4 गया 1, प्लस ये देखिए k इंटू -5 -1 कितना हो जाएगा -6, प्लस 2 इंटू 4 + 1 5 बराबर 0।
यहाँ से आपको मिल गया 8, ये हो जाएगा -6k प्लस 10 बराबर 0। ए बी प्लस -6k प्लस 18 बराबर 0, या -6k इक्वल टू -18 है ना। यहाँ कर देते हैं इसको, या यहाँ से ये देखिए माइनस दोनों तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। k इक्वल टू 18/6, वैल्यू कितनी आ गई 3 है ना। तो आंसर इज 3 है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को है ना, सेट के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे और आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा है ना। तो ये देखिए बहुत ही आसान सवाल था। यानी k इक्वल टू 3 के लिए यह तीनों बिंदु क्या होंगे, समरेखी होंगे। समरेखी होने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। 0 के बराबर रख करके हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है ना। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। दिया है कोसेक a इक्वल टू 2, तो 1/10a प्लस साइन a प्लस 1 प्लस कॉस a का मान आप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, कोसेक a/2, एक कोसेक a/2 बराबर, मतलब कोसेक बराबर 2 दिया है, यानी कोसेक a बराबर पहले होता क्या है। तो कोसेक a बराबर आप जानते हैं लाल बटे कक्का है ना। यहाँ देखिए ये साइन होता है आपका, ये कॉस की वैल्यू होती है, टेन होता है, उसके बाद ये कोसेक, ये सेक और ये टेन है ना। तो कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कोसेक a बराबर कर्ण बटा लंब। और यहाँ पर कोसेक बराबर आपको क्या दिया है, 2/1 यानी 2 है ना। यानी कर्ण बराबर कितना है, 2 है, और लंब कितना, 1 है। तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अगर यह कोण आपका A है तो कर्ण आपको 2 दिया है और ये लंब कितना दिया है, 1 दिया है। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आधार निकाल सकते हैं है ना। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमें फाइंड आउट करना है, कर्ण आपको कितना दिया है, 2, यानी 2 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि 1 का स्क्वायर है ना। यहाँ से देखिए अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2 दूना 4 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 आधार का स्क्वायर, 3 बराबर आधार का स्क्वायर, या आधार बराबर √3, यानी ये आधार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3 है ना। तो यहाँ से आपको फाइनली कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया। तो हम तीनों को नोट कर लेंगे। कर्ण बराबर आपका बेटा 2 जो कि दिया है, लंब बराबर आपका 1, और आधार आपने निकाल लिया √3 है ना। अब देखिए आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/10a प्लस साइन a बटे 1 प्लस कॉस a का मान आप ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब यहाँ पर आपको क्या है, लंब मालूम हो गया, तो जो क्वेश्चन में दिया था कर्ण मालूम है, तो हमने इसको क्या किया, नोट कर लिया। कर्ण बराबर 2, लंब बराबर 1 और आधार बराबर √3 है ना। अब आइए इस वैल्यू को इसमें हम पुट करते हैं, ठीक। तो 1/10a, tan a की वैल्यू कितनी है, तो tan a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, हमारा लंब बटा आधार है ना। ये देखिए आपको बेसिक फार्मूला है लाल बटे कक्का, ये आपको पता होना चाहिए है ना। ये पहले आपको साइन की वैल्यू देता है, देन कॉस की, फिर tan की। tan बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है 1 और आधार हमारा कितना है, कौड़ी में 3, यानी कि 1/√3 है ना, क्योंकि tan a क्या है, नीचे है, ठीक। प्लस साइन a क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू 2, ठीक, बाई 1 प्लस कॉस a है ना। 1 प्लस कॉस a क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, और आधार आपने निकाला है √3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको √3/1 प्लस, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 कम 2 प्लस √3/2 है ना, पूरे बटे 2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/1 प्लस 1/2 इंटू 2/2 प्लस √3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3 है ना। ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस
√3, इससे इसमें भाग देंगे तो यहीं आएगा, और इसका ऊपर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2√3 प्लस √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस इसके इसमें भाग में 1 आएगा +1, है ना। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया बराबर में, देखिए 2√3 प्लस 3 1 4 4/2 प्लस √3, है ना। वहाँ ऊपर से देखिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, स्पेस नहीं है, हम इधर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, या चलिए यहाँ ऊपर मिटा कर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3, ये आपका आ गया। यहाँ से देखिए आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, √3 प्लस 2, और नीचे क्या है 2 प्लस √3, ये दोनों एक ही हैं, एक कट जाएगा, आंसर इज 2, है ना। ये देखिए छोटा क्वेश्चन था, बस यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रख के सॉल्व करना होगा चीज़ों को, आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा ना। आंसर इज 2, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ग करते हैं, यानी ख आपका हो गया, के की वैल्यू 3 आई थी, ख में वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, बाकी हम इसको रफ कर रहे हैं। देखिए ग क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, है ना। ये कोई सर्कल है, ठीक, इसका चतुर्थांश, ये देखिए आधा आधा भाग हो गया, चतुर्थांश मतलब कोई भी एक भाग है ना, चूँकि सर्कल है तो चारों भाग आपस में बराबर भी होंगे। तो एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, ए, है ना, ये जो है आपका सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। यह कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, और 2πr बराबर आपको कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r बराबर आपका हो जाएगा 22/2π, ये कट गया, यानी 11/π सेंटीमीटर। ये आ गया आपका इस सर्कल का रेडियस। r क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक। ये आ गया आपका 11/π सेंटीमीटर। अभी पाई का मान नहीं रखते हैं क्योंकि आपसे क्या पूछा, वृत्त का चतुर्थांश, ठीक। अब आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बेटा होता है πr²। अब पूछा चौथे भाग का क्षेत्रफल, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, चौथे भाग का क्या हो जाएगा, 1/4 πr²। r की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, 1/4 πr², यानी 11/π इंटू 11/π। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, है ना। बाकी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो 11 121/4 π सेंटीमीटर², ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको। चाहे तो आप पाई का मान रख सकते हैं 22/7, उसको रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, या इतने भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका थर्ड का ग था, है ना। 2 नंबर का सवाल है, आसान सा सवाल है। यह जो क्वेश्चन है, यह आपका जो आप क्षेत्रमिति का चैप्टर है उसका पहला पार्ट, जो वृत्त और उसकी क्षेत्रफल से संबंधित है ना। तो क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रश्नावली से भी आता है, ठीक। आसान क्वेश्चन होते हैं, वृत्त पर आधारित होते हैं। चलिए इसको जल्दी से पॉज करके आप नोट कर लीजिए। थर्ड का जो दिया कि 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, है ना, ठीक, यहाँ पर होगा 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या होगा, है ना। धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में ढाला जाता है ना। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघला करके, यानी कि जो गोला है जिसको पिघलाया गया है उसका रेडियस आपको दिया है ना। तो गोले की त्रिज्या, यह आपके मेंसुरेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें आकार वस्तु का चेंज होता है तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे, है ना। तो गोले की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R = 4.2 सेंटीमीटर है ना, ठीक। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ है ना, ठीक। तो R की जगह कैपिटल R होगा, ठीक। तो 4/3 πr³ की जगह 4.2 सेंटीमीटर का क्यूब।
ये आपका आ गया। ठीक, अब आप देखिए कि जब गोले का जो भी आयतन है ना, यानी यह क्या है, उस गोले का उस धातु की इतनी मात्रा है। अब इसको पिघला करके आपने बेलन बनाया तो ये आयतन बदलेगा नहीं, है ना। आयतन के कन्वर्जन में इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि शेप बदलने से आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, फार्मूला भले ही चेंज हो जाए, गोले का आयतन अलग, बेलन का आयतन अलग, लेकिन जो मात्रा आएगी वस्तु की वह चेंज नहीं होती, उतनी ही होती है। यानी यदि इसको पिघला करके बेलन बनाया गया तो यह जो आयतन होगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा, वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। और बेलन का आयतन आपका होता है पाई r स्क्वायर h, है ना। और ये बोला है कि बेलन को में पिघलाया गया तो बेलन की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे नोट कर लेंगे, बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना। इसको यदि स्मॉल r से हम लिखें तो कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 किलोग्राम आटे को, है ना, पानी के साथ मिला करके अगर आपने गूंथ दिया, तो अब इस आटे के शेप को चाहे आप गोला रखें, चाहे सिलेंडर के शेप में रखें, चाहे कोन के शेप में रखें, है ना, वो जितना आटे और पानी की मात्रा उतना ही होगा, वो बदलेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक, जितना वो गोलाकार में आयतन होगा उतना ही उसका बेलनाकार में होगा। इस तरीके से इस आयतन को हम इसके बराबर कर लेंगे और यह आयतन यानी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई, r की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर इंटू h, है ना। ये इसके बराबर है, यहाँ से आप पक्षांतर करके h की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए इसको, पाई इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू h। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। बाकी h बराबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका। इधर आपका पहले से है 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एक साथ लिख लिया। बाकी यहाँ देखिए क्या 6 सेंटीमीटर था, वो इधर आपका आ जाएगा नीचे में, है ना, इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब इसका 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा, 0.7, 6 7 42, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 0.7, है ना। बाकी 3 से भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, यानी 3 कम 3, 10.3 चौके 12, है ना। 4 इंटू 0.7 का गुणा 0.7 में होगा तो 7 7 49, 0.2 स्थान पे गुणे 1.4 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर बचेगा ना। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, यश की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.744 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका बेलन की ऊंचाई। ठीक, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, है ना। कर लीजिए, फिर हम लोग 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, है ना, ये भी आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं, 2-2 नंबर के। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, है ना, इसको आपको सॉल्व करना होता है। ये सारे क्वेश्चन, इसमें कुछ फार्मूला बेस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आइए इसमें एक को सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना। पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सॉरी समांतर माध्य आपको इसमें दिया हुआ है ना। तो के का मान ज्ञात करना है, यानी ये जो बंटन सारणी है इसमें आपको जो के है इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले हम इस सारणी को बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको यक्स की वैल्यू दी हुई है 5, 15, 25, 35 एंड लास्ट 45। इन सब की फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू देखिए आपको दी हुई है। 5 के लिए है 6, देन 4, 3 के आफ्टर देन 2, है ना। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आपको याद होगा एफ एक्स, है ना। तो 6 इंटू 5 यानी कि 6 5 30, 15 चौके 60, 25 3 75 एंड के का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 35 के एंड 45 टू जा 90, है ना। और देखिए यहाँ से अब आपको क्या याद करना होता है, आप जानते हैं समांतर माध्य जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। ठीक,
तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, इन सब का ऐड, इनको जोड़ देंगे आपस में। ठीक, तो देखिए पहले क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म्स के का है, ये अलग रहेगा, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। पहले जितने आपके न्यूमेरिक वैल्यू उनको जोड़ दीजिए आप, तो 5, फिर आपका आ जाएगा 6 3 9, 9 7 16, 16 और 16 9 25। ठीक, 9 7 16 6 22 3 25, है ना। ये 255 प्लस 35 के, ये आपकी वैल्यू होगी किसी सिग्मा एफ एक्स की। 255 प्लस 35 के यहाँ से आ गया। सिग्मा एफ आप निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13 2, 3 2 5 4 9 6 15, 15 प्लस के। ठीक, ये ध्यान रखना होगा आपको, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया आपका 15 प्लस के। समांतर बाद क्वेश्चन में आपको दिया 21.5, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 21.5 इक्वल टू 255 प्लस 35 के अपॉन 15 प्लस के, है ना। पक्षांतर को इसको इधर लाएंगे तो इसमें इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21.5 इंटू, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, 15 प्लस के इक्वल टू 255 प्लस 35 के, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 15 25 75 के 5, हाथ में आया 7, 15 एकम 15 7, 22 को 2 हाथ में आया 2, अब 15 9 30 और 2 32, है ना। एक स्थान में दशमलव लगा देंगे, प्लस 21.5 के, इधर क्या है आपका 255 प्लस 35 के। अब देखिए यहाँ की वाला टर्म, यहाँ की वाला टर्म, इसको एक तरफ कर लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 322.5 माइनस 255, इसको इधर लाए, बराबर इसको उधर ले आएंगे तो 35 के माइनस 21.5 के, है ना। आगे सॉल्व करिए, देखिए 322.5 में से 255 घटा देंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0.5, है ना। फिर 12 में से 5 गया 7, 11 में से 5 गया 6, 67.5 मिल गया। बराबर में इधर 35 में से 21.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा आपका 0.5 के, है ना। उसके बाद ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 4 में से 1 गया 3 एंड 3 में से 2 गया 1, 13.5 के, या के इक्वल टू आपका हो जाएगा 67.5 अपॉन 13.5, है ना। यहाँ आप भाग दे देंगे और के की आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक, और यहाँ देखिए भाग देने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आपका आंसर है। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्लस माइनस का चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, है ना। जो बंटन में आपको दिया था यक्स के टर्म्स को हमने लिख लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी थी उसको हमने लिख लिया, और जैसा कि हम समांतर माध्य के लिए करते हैं हमने एफ एक्स फाइंड आउट किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर लिया। जोड़ते समय देखिए बच्चों आपसे यहाँ पे गलती क्या होती है कि आप 35 के न्यूमेरिक वैल्यू को इनके साथ जोड़ देते हैं, है ना, और प्लस के लिखते हैं, वो गड़बड़ है। के का एक अलग टर्म है ना, उसके साथ एक क्या है, चर पद आ गया तो वो अलग से रहेगा। ठीक, तो ये अलग से देखिए इसीलिए हमने जोड़ा है, बाकी सबको एक दूसरे के साथ जोड़ करके, यानी यहाँ से 255 प्लस 35 के आएगा। इसलिए जब आप एफ के यानी फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ेंगे तो के यहाँ पर अलग रहेगा, बाकी सब एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी 15 प्लस के। ठीक, समांतर माध्य बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, समांतर माध्य आपको क्वेश्चन में दिया है 21.5, पक्षांतर करेंगे, वैल्यू ऑफ के आपको मिल जाएगा, के की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, है ना। तो इस तरीके से देखिए समांतर माध्य का एक छोटा सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, प्रोसेस अगर आपने सही किया है, फॉर्मूले सही लिखे हैं, आंसर निकाला तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलते हैं। ठीक, जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि 31/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, है ना। इसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है। यह फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन रियल नंबर का। देखिए दिया है आपको 31/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या है, जो पावर्स होती है उनको सेम करना होता है।
यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है 5 की पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर भी क्या कर दें, अगर 3 कर दें तो इनकी पावर्स क्या होगी, सेम हो जाएगी। यानी आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे 2 से है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, हर में भी और अंश में भी, इससे आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो 31 का 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, 62 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 2 के पावर अब कितना हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 62 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर पावर सेम हो गए तो आप इनको 2 इंटू 5 पूरे के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 62 अपॉन 5 दूना 10 के पावर 3 या 62 अपॉन 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। दशमलव में एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.062 है ना, 3 स्थान दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सवाल है, 2 नंबर का है ना। बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है, पावर सेम करनी होती है। तो पावर्स को सेम करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है 1-2 की कमी थी, यदि भी 3 हो जाता तो हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया, लेकिन ऊपर देखिए 31 में 2 का गुणा हो जाए 62 आएगा, है ना। इस तरीके से करके आप सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका जो है ना, यह द्विघात समीकरणों से है, ठीक। यहाँ पर आपको दिया सॉरी 2 चर वाले रैखिक समीकरण से है ना। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक। अद्वितीय हल पूछा है, इसके लिए आपको कंडीशन होती है ना। आप जानते हैं अद्वितीय हल आपको कब मिलता है, जब A1/A2 इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के, है ना। अभी A1 A2 और B1 B2 क्या है, तो आदर्श जो रैखिक समीकरण होते हैं आप जानते हो क्या होता है आपका, ये मैं लिख लेता हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन समीकरणों का, जैसे समीकरण इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें, कम इसका क्या करें, पहले वाले का इससे, दूसरे वाले का इस समीकरण से आप क्या करें, कंपेयर करें। तो यहाँ देखिए A1 के स्थान पर आपको क्या मिल जाएगा, 4, ठीक। देन B1 के स्थान पर क्या मिल जाएगा आपको, P, और C1 के स्थान पर 8, है ना, यहाँ पर देखिए दिया हुआ। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में आप देखिए तो A2 के स्थान पर आपको मिलेगा 2, B2 के स्थान पर आपको मिलेगा 2 एंड C2 के स्थान पर भी आपको मिलेगा 2, ठीक। कुछ नहीं किया हमने, इसका कंपेयर हमने कर दिया है किससे, इस समीकरण से, जो आदर्श समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं 2 चरों वाले, और इसका हमने कर दिया इस समीकरण से, है ना। इस आधार पर हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान मिल गए। अब देखिए जो अद्वितीय हल है, इसके लिए जो कंडीशन होता है क्या होता है, A1/A2 नहीं इक्वल होता है B1/B2 के। आइए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है, 4, A2 की वैल्यू है 2, यानी 4/2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। B1 की वैल्यू कितनी है, P, और B2 की वैल्यू क्या है, 2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 दूना 4, ये 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 नहीं इक्वल होना चाहिए P के, यानी कि P बराबर 4 के लिए, मतलब 4 नहीं होना चाहिए इसके अद्वितीय हल के लिए। इसके अलावा P का मान कुछ भी हो सकता है, बस क्या है P की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो P के किन मानों के लिए, P के बहुत सारे मानों के लिए क्या होगा, यह अद्वितीय हल होगा, लेकिन 4 को छोड़कर, है ना। 4 के लिए अद्वितीय हल नहीं होगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, ठीक, P के स्थान पर, तो ये समीकरण का अद्वितीय हल नहीं मिलेगा, है ना। यानी कि इसके कई सारे हल आपको प्राप्त होने लगेंगे, ठीक। तो इस तरीके से 4 के अलावा कोई मान रखेंगे तो इसका एक यूनिक हल मिलेगा जो 1 होगा, है ना। सेकेंड चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आइए देखिए यहाँ पे इसके से थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर एक छोटा क्वेश्चन है, दिया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल क्या हो, 182 हो। चलिए आइए देखते हैं ऐसी 2 संख्याएं। तो माना प्रथम संख्या बराबर x, है ना। अब 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है। एक संख्या क्या है, x है, यानी कि x प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, 27, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाए, 27 माइनस x, है ना। तो माना प्रथम संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या या द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, 27 माइनस x, है ना। कह रहा है कि इनका योग 27, तो ये हो गया यहाँ से, तथा गुणनफल 182। आइए x इंटू 27 माइनस x अगर हम कर दें बराबर कितना हो जाएगा आपका, 182। इसका गुणा करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, या इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, है ना।
ठीक, यहाँ स्पेस कम है, ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको अगर हम माइनस को कॉमन ले लें उधर चला जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 है ना। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। 182 का अगर आप गुणनखंड करेंगे, देखिए 182 किससे कटेगा, 2 से तो कट जाएगा ये, है ना। 2 9 18 और 2 एकम 2 है ना, यानी कि 91 है ना। फिर 91 किससे कटेगा, सीधे 13 से कटेगा या 7 से कट जाएगा ना। 7 एकम 7 और 7 तरीके 21 और 13 से कटेगा। ठीक, यानी यहाँ पर आपको जो गुणनखंड मिलेगा 2, तो आपको 2 ऐसे गुणनखंड है जिनको जोड़ने या घटाने में आपको क्या मिले 27। तो देखिए यहाँ 13 और 7 दूना 14 और -14 -13 को अगर हम जोड़ें तो क्या मिल जाएगा हमें, -27 मिल जाएगा। यानी आप -27 एक्स की जगह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0 है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 14, यहाँ से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, -13 को सॉरी। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ भी x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14, ये बाहर आ जाएगा, यानी x माइनस 14। तो बचेगा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 बराबर करके x की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए एक बार आप अगर x माइनस 14 को 0 करते हैं, ठीक, तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 14। ठीक, दूसरी बार x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 13 है ना। तो ये 2 मान होंगे। ठीक, संख्याएँ क्या होंगी 14 और 13, इनका योगफल भी देखिए क्या 27 है, गुणनफल भी क्या 182। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। 2-2 नंबर के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। चीज़ों को आप पढ़ें, जो भी आपने मेहनत से पढ़ाई की है अपनी समझ को उसका प्रयोग करें, है ना। क्वेश्चन को देखने के बाद पहले आप ये डिसाइड किया करिए कि वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, जब आप चैप्टर देखते हैं तो उसका जैसे आप अगर आप सांख्यिकी को ही देखें तो यहाँ पर समांतर माध्य है, माध्यिका निकालना है, समांतर माध्य की कई सारी विधियाँ हैं, उसके बाद आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब उसमें आप देखिए समांतर माध्य के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और सारे फॉर्मूलों को एग्जाम से पहले ढंग से लिख करके अपने आप को चेक करके रिवाइज करके 2-2 3-3 बार सब पे क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में जाइए, सब कुछ अच्छा आपका होगा, है ना। तो ये देखिए मॉडल पेपर में इस पूरे वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ये पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी इसमें 5वां 6वां 7वां यानी 3 क्वेश्चन और हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप में होंगे। सॉरी, 5वां 6वां आपका शॉर्ट आंसर होगा, लघु उत्तरी होगा, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न होंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो 7वां होगा वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, है ना। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। पहले आप इस वीडियो से इतना क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक, कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।